अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखने थे। जब से मैंने होश संभाला है, पाकिस्तान को हमेशा मुश्किल दौर से ही गुजरते देखा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान भी कोई अच्छे दौर से गुजरा हो। जब भी गवर्नमेंट कोई टॉपल ऑफ हुई, मार्शल लॉ आया, मार्शल लॉ के बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट आया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बाद फिर दोबारा मार्शल लॉ आया। पाकिस्तान हमेशा मुश्किल दौर से ही गुजरता रहा और ये सिचुएशन पाकिस्तान को हर दूसरे तीसरे साल फेस करनी पड़ी। हाँ, थोड़ा सा चेंज ये आया कि इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल ऑफ किया गया तो वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने कुछ पॉजिटिव फिगर्स दिए कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही थी। अगेन देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन कि फिर इसको टॉपल ऑफ क्यों किया गया। इस वक्त इसको डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है वो मुख्तलिफ है उस पिछले एतबार से कि जब पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा होता था। क्यों? इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया भी जो है वो मुश्किल दौर से गुजर रही है। मैं F&B फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर से एसोसिएट हूँ। पिछले 9 साल से जो है मैं मिडल ईस्ट के अंदर काम कर रहा हूँ। हम जो है ईडेबल्स, फूड ईडेबल्स जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड इम्पोर्ट एंड री एक्सपोर्ट करते हैं और इस दफ़ा स्पेशली मुझे ईडेबल ऑयल करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? इसलिए कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इस करंट सिनेरियो है उसके अंदर ईडेबल ऑयल का बहुत बड़ा फुकदान, बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ है और अभी तक ये हिट नहीं हुआ इसलिए कि अभी तक जितने भी बड़े बड़े स्टोर थे, बड़े बड़े मुल्क थे, उन्होंने कुछ ना कुछ स्टोर किया हुआ है और वो भी पाइपलाइन में काम चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो चुकी हुई हैं। लेकिन पीछे बहुत बड़ा गैप है, वो भी मैं आप चीज़ें आपके सामने रखूँगा। वो क्यों है? इस वक्त जो पाकिस्तान जो इसके वक्त जो अलार्मिंग सिचुएशन वो हमारी गंदम के साथ है, वीट, जो किसी वक्त भी इस साल के एंड के ऊपर या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट के अंदर हमें फेस 110% करना पड़नी है कि जब तक अगर गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कुछ ना किया। अब आ जाते हैं ईडेबल ऑयल। ईडेबल ऑयल की पोजीशन ये है कि यूक्रेन जो दुनिया की जितनी भी टोटल एक्सपोर्ट है उसका 50% था, वो पर ईयर वो 5.4 मिलियन टन कर रहा था। सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन भी उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी थी और रेपसीड ऑयल ये कर रहा था, जो जंग की वजह से अब नहीं कर रहा। अब वो 50% कहाँ से कवर किया जाएगा ये भी कुछ मालूम नहीं है। बकाया 25% जो था वो रशिया के थ्रू हो रहा है और जो रिमेनिंग 25% है वो कनाडा और कुछ जो है यूरोपियन स्टेट्स है जहाँ से सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन और इसको रिकवर किया, इसको प्रोड्यूस किया जाता था। अब वहाँ की सिचुएशन है कि वहाँ पे जो बदलता क्लाइमेट है, क्लाइमेट के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी वजह से वहाँ पर ड्रास्टिकल जो है ना वो डिक्रीज हुआ है इसके प्रोडक्शन के अंदर, ऑयल प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अब वो जो उनके टारगेट से वो उसको अचीव नहीं कर सके। ऑन दी अदर हैंड जो है यही प्रॉब्लम आ रहा है उसके अंदर। आपके पास जो सोयाबीन के जो सबसे बड़े जो है ना प्रोड्यूसर्स हैं जिसके अंदर आ जाता है अर्जेंटीना आ जाता है, ब्राज़ील आ जाती है, पैरागुआ आ जाता है, वहाँ पर भी ये सिचुएशन है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो भी अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सके। अब आ जाते हैं हम इधर मलेशिया और इंडोनेशिया की तरफ। मलेशिया ने हाथ खड़े कर दिए कि वहाँ पे इस वक्त लेबर की बहुत बड़ी शॉर्टफॉल है, वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। वहाँ पे अभी क्लाइमेट का इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ लेकिन लेबर की शॉर्टफॉल की वजह से वो उसको भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इंडोनेशिया बकाया रह गया। इंडोनेशिया ने हाथ खड़े कर दिए, वो कहता है कि मुझसे बिल्कुल कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, कि मैं सबसे पहले जो प्रायोरिटी दूंगा अपनी लोकल डिमांड को दूंगा, उसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, अदरवाइज मैं एक्सपोर्ट करने नहीं करूँगा। अब वो जो बैकलॉग पैदा होगा अब उसके अंदर ये है कि चाइना और इंडिया इसके सबसे बड़े इम्पोर्टर्स थे, यानी कि जो इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो कर रहा था ऑयल, सोया पाम ऑयल, वो चाइना को कर रहा था और इंडिया को कर रहा था, अब वो नहीं कर रहा। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट कि अभी जो आपको ऑयल आ रहा है वो वही है जो स्टोर किया गया है। अभी फ़िलहाल दुनिया के अंदर इसकी प्रोडक्शन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से पहले हो रही थी। अब उसका जो क्राइसिस है वो किस वक्त पूरी आप लोगों को आपके यानी हाउस होल्ड तक कब तक हिट करेगा इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं हो सकता है। 11 महीने, 12 महीने, 8 महीने ये भी आपको एक नया जो है ना क्राइसिस वो आपको फेस करना पड़ेगा ना। ये सब कुछ आपको बताने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, अगर ये सब चीज़ हिट कर जाती है और ये सब दो चीज़ें हैं, अगर ये दो चीज़ें अगर प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्राइसिस क्रिएट करें जो हमारे पॉलिटिकल पूरे के ऊपर, जोग्राफिकल और दुनिया के ऊपर जो कुछ चल रहा है, तो उसके रिजल्ट में सिर्फ ये ऑयल ही नहीं होगा और बहुत सी चीज़ें होंगी जो अभी हमें पता नहीं लग रही, जब उतनी वो भी मंजर आम पे नहीं आ रही, जो आहिस्ता आना शुरू होंगी। अगर हमारे यहाँ पावरफुल
اور صحیح گورنمنٹ نہیں آئے گی ہم بہت بڑے کرائسس کو جا ملیں گے اور یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. لوگوں کو اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انہوں نے پھر دوبارہ انہی لوگوں کو ٹیسٹ کیا, اس لیے کہ دیکھیں وہ تمام لوگ اس سچویشن کو کبھی بھی کوپ اپ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جھوٹی فگرز, ہر چیز جھوٹی جس میں انڈرسٹینڈنگ کے اوپر چلنے کی عادت تھی. لوگوں سے جھوٹ بولو, ہر چیز کو جو ہے نا موڑ توڑ کے جو ہے نا اپنی مرضی کا بنا کے چل پڑو. لیکن اب وہ سب کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ جو سیریس کنڈیشن اس وقت دنیا جس چیز کنڈیشن کے اندر انٹر ہو رہی ہے وہ اسے سب کچھ نہیں کر پائیں گے. ہمیں اس طرح کے لیڈر کی ضرورت ہے, اس طرح کی گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو اس وقت سٹینڈ لے, ان ساری مشکلوں کو, ساری کرائسس کو بہت سیریسلی چیک کرے, اس کو بہت سیریسلی مانیٹر کرے. اور وہ کون لوگ ہوں گے یہ آپ لوگوں کو دیکھنا ہے. یہ سب کچھ آپ کا پورا فیوچر جو ہے وہ اس چیز کے اوپر, ان الیکشنز پہ ڈپینڈ کرے گا. اب وہ چاہے وہ الیکشن جو ہے 3 مہینوں کو ہوتے ہیں, 4 مہینوں کو ہوتے ہیں, 2023 میں ہوتے ہیں, اس کے مڈ میں ہوتے ہیں, جب بھی ہوں گے, آپ کا فیوچر ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے اس دفعہ کے الیکشنز کے اوپر. اور وہ گورنمنٹ جو اس کے بعد فارم ہوگی, اگر اس کے اندر پھر دوبارہ اسی طرح کے لوگ آئے جو آپ سے صرف جھوٹ بولیں گے, فیک فگرز کے اوپر کام کریں گے, تو آپ کبھی بھی نہیں سروائیو کر پاؤ گے اس سچویشن کے اندر. 2024 وہی دیکھے گا جو اس وقت صحیح ووٹ دے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے لیے اور ہمارے لیے بہتری کرے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.